नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम। आप सभी का अपने YouTube चैनल नेत्र एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, कल हमने चर्चा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में कर दी थी। आज उसके आगे दोस्तों एक नदी के बारे में कल मैं चर्चा नहीं कर पाया था, यमुना नदी के बारे में। तो आज यमुना नदी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आए दिन एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जितनी भी झीलें हम पढ़ेंगे विथ कोड पढ़ेंगे। आपको बस एक बार उस झील को ध्यान देना है, मैं जो बोलता जाऊं उसको ध्यान देना, उसके बाद दोबारा आपको कभी उनको याद नहीं करना पड़ेगा और सब आपकी टिप पे याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं नदियों के बारे में चर्चा कर रहा था, तो नदियों में मैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर दी थी। गंगा, उसके बाद आपका यमुना, यमुना के बाद रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, इन सभी की बात मैंने कर दी थी। और मैंने ये भी बता दिया था कि मैदानी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, जिनमें गोमती, पांडो, ईशन वगैरह ये सारी नदियाँ, इन सभी चर्चा कर दी थी। मैंने हिमालय से निकलने वाली एक नदी की चर्चा नहीं की थी जिसका नाम था यमुना। ठीक है ना। तो आज हम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी यमुना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यमुना नदी की बात करते हैं। ठीक है ना। यह गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, या कह सकते हो कि गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना। इसकी चर्चा हमने कल नहीं की थी, तो भैया इसकी चर्चा आज हम करेंगे और बाद में इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों की चर्चा हम आज इस वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों, बात अगर यमुना की करें तो यमुना जो है आपका, एक सेकंड, यमुना जो है आपका उत्तराखंड को मैं शॉर्टकट में यूके लिखता हूँ। ठीक है ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, कहाँ से दोस्तों? उत्तरकाशी जिला। ठीक, उत्तरकाशी जिला में ही दोस्तों, यहीं से गंगा नदी निकलती है और यहीं से आपका यमुना नदी निकलती है। अभी उसको मैप में भी बताऊंगा, पहले आप इसमें थ्योरिकल में देख लो। तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी उत्तरकाशी जिले में एक जगह पड़ती है बंदरपूंछ। क्या पड़ती है दोस्तों? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ नामक जगह पर एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है यमुनोत्री। और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है नदी जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है दोस्तों? इस यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है दोस्तों यमुना। यमुना जब यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड, उसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में ही दोस्तों यहाँ दिल्ली इसमें मिलता है, दिल्ली से निकल के आती है दिल्ली। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यही उत्तरकाशी जिले में मैंने बताया था एक जगह पर वो ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री, और यहीं से निकल रही थी आपकी गंगा। और आगे चल करके इस गंगा नदी में ये यमुना नदी प्रयागराज, कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद कहा जाता था, आज इसको प्रयागराज कहते हैं। यहीं पर दोस्तों ये यमुना और गंगा का क्या बनता है? संगम, जिसे हम संगम के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो ये यमुना नदी का ड्रेनेज सिस्टम है कि कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ नामक जगह से। किस ग्लेशियर से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है। थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश में भी इसका बॉर्डर है। ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा में ही दोस्तों आगे चल के दिल्ली से प्रवेश होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबा तट तय करती है, काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। अगर बात करें इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों जहाँ से निकलती है और जहाँ यह अपना मुहाना बनाती है, इस डिस्टेंस में अगर देखें तो इस टोटल नदी की लंबाई है आपका 1376 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 1376 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अगर हम बात करें इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं, तो दोस्तों इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं जो दक्षिणी पठार से आकर के इसमें क्या करती हैं? मिल जाती हैं, विभिन्न जगहों पर मिलती हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है
कि जैसे मैंने बताया था गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों से होकर बहती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है पहले बताया था, आपको जवाब देना होगा भैया बताइए कितने जिलों से होकर बहती है, तो जवाब आएगा 27 जिलों से होकर बहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है, तो भैया यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 19 जिलों से होकर बहती है। तो भैया ये यमुना नदी यूपी में कुल कितने जिलों से होकर बहती है? 19 जिलों से होकर बहती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद ये याद रख लो कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी की सहायक नदियां जो मैं लिखा रहा हूं आपको, यह उत्तर से दक्षिण का क्रम कह सकते हो या पश्चिम से पूर्व का क्रम कह सकते हो, ठीक है ना। जो सबसे पहले यमुना में आके मिलेगी वो नदी ऊपर लिखूंगा, उसके बाद जो यमुना में आके मिलेगी उसके बाद दूसरी, और इस तरीके से मैं एक क्रम लिख रहा हूँ। सबसे पहले यमुना नदी में मिलने वाली जो नदी है वो है बाण गंगा उत्तर प्रदेश में। कौन सी? बाण गंगा नदी। दोस्तों बाण गंगा नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगर बात करें बाण गंगा के बाद यमुना में कौन सी नदी मिलेगी, जैसे आगे बढ़ेंगे देखो बाण गंगा दोस्तों यमुना में मिलती है आपका आगरा के पास। आगरा से थोड़ा पहले ये बाण गंगा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये बाण गंगा नदी अगर पूछे कोई निकलती कहाँ से है, ये निकलती कहाँ से है, तो आपका राजस्थान में अरावली की हिल्स पड़ती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं कि नहीं पड़ती? अरावली की पहाड़ियाँ। और अरावली दोस्तों ये माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज को कई छोटे छोटे हिल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अरावली रेंज के सबसे नॉर्थ में जो हिल्स हैं उन्हें रायसीना की हिल्स कहा जाता है दोस्तों, रायसीना हिल्स, ठीक है ना। और रायसीना के हिल्स के दक्षिण में पड़ती हैं बैराठ की पहाड़ियाँ। कैसी पहाड़ियाँ दोस्तों? बैराठ की पहाड़ियाँ। और दोस्तों अरावली हिल्स में सबसे नॉर्थ में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनको रायसीना हिल्स कहते हैं, और इसी में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है ना। उसके दक्षिण में रायसीना हिल्स के दक्षिण में अरावली पर्वत पर ही बैराठ की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और बैराठ की पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ती हैं खमनौर की पहाड़ियाँ। कौन सी दोस्तों? खमनौर की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों जो ये बैराठ की पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स में, इन्हीं बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बाण गंगा नदी, और आगे आकर के आगरा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये रहा इतिहास आपकी बाण गंगा नदी का, ठीक है ना। उसके बाद बाण गंगा नदी के बाद अगर बात करें वो कौन सी नदी है जो यमुना नदी में आके मिलती है, तो दोस्तों वो है चंबल। कौन सी दोस्तों नदी है? चंबल। चंबल कहाँ पर मिलती है यमुना नदी में? तो चंबल मिलती है इटावा के पास। इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। ये निकलती कहाँ है चंबल मैया? तो चंबल नदी विंध्य पर्वत है, आपको मध्य प्रदेश में मैंने बोला था विंध्य पर्वत है। क्या है भैया? विंध्य पर्वत। कहाँ पर? मध्य प्रदेश वाले रीजन में। इस विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश में एक महू जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? महू डिस्ट्रिक्ट। महू डिस्ट्रिक्ट में जो विंध्य पर्वत की छोटी छोटी हिल्स पाई जाती हैं, इन हिल्स को बोलते हैं जाना पाव पहाड़ी। क्या बोलते हैं? जाना पाव पहाड़ी। और दोस्तों इन्हीं जाना पाव पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल नदी, ठीक है ना। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत एक बहुत बड़ी श्रृंखला है दोस्तों। इसी विंध्य पर्वत का एक पार्ट कैमूर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि विंध्य पर्वत में महू जिले में जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है जाना पाव पहाड़ियां, ठीक है ना। और इन्हीं जाना पाव पहाड़ियों से निकल के आती है चंबल नदी। चंबल नदी जब जाना पाव पहाड़ी से निकलती है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में थोड़ी दूरी तय करती है, उसके पश्चात ये राजस्थान में, राजस्थान के पश्चात फिर ये पुनः मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। इसमें कई सारे डैम बनाए गए हैं। हालांकि ये ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे हम तब इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, एक एक नदी के बारे में, स्टेप स्टेप वो कहाँ से गुजरती है और उसमें कौन कौन से डैम या कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, इन सारी की चर्चा होगी। अभी फ़िलहाल ये देख लो कि यमुना नदी में जो दूसरी नदी है सहायक नदी इसकी, वो चंबल नदी है। कहाँ पर यमुना में मिलती है? तो ये यमुना में इटावा के पास मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो विंध्य पर्वत की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ पर पड़ती हैं? महू जिले में पड़ती हैं। इसके बाद दोस्तों अदर कौन सी नदी है? दूसरी और कौन सी नदी है? बाण गंगा हो गई, चंबल हो गई, इसके बाद आपका बेतवा नदी।
बेतवा नदी है दोस्तों, जो कि बेतवा नदी है जो कि यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। जमुना साउथ बैंक, जब आप कानपुर से हमीरपुर की तरफ चलेंगे ट्रेन के द्वारा, तो जमुना साउथ बैंक एक स्टेशन पड़ता है और उसी स्टेशन में आप नीचे देखेंगे राइट हैंड की तरफ, तो दोनों नदियां आपस में एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। किस जिले में मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। किस नदी पे? यमुना नदी पे। निकलती कहाँ है, कहाँ से है? तो दोस्तों ये बेतवा नदी भी विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी भी विंध्य पर्वत से निकलती है और विंध्य पर्वत में भोपाल वाले क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत में भोपाल वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक है ना, ये भोपाल का क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत में भोपाल वाले क्षेत्र से निकलती है और यमुना नदी में हमीरपुर जमुना साउथ बैंक के पास आपस में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों एक नदी है केन नदी। केन नदी दोस्तों, केन नदी के किनारे मेरा गांव स्थित है। ठीक है ना, तो केन नदी ये भैया कहाँ से निकलती है? तो ये भी विंध्य पर्वत, जहाँ से दोस्तों विंध्य पर्वत से कैमूर श्रृंखलाएँ अलग हो जाती हैं, तो उसी लोकेशन को जबलपुर लोकेशन है। मैंने कल बताया था कि विंध्य पर्वत से जबलपुर के पास से कटंगी एक गांव पड़ता है, वहां से विंध्य पर्वत की कुछ श्रृंखलाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, छोटी छोटी, जिनको हम कैमूर के नाम से कहते हैं, नाम से जानते हैं दोस्तों। और इन्हीं कैमूर की श्रृंखलाओं से निकलती है केन। इसे प्राचीन काल में कर्णावती के नाम से जाना जाता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि गांव इसका हमारा गांव इस नदी के किनारे स्थित है। और ये नदी फाइनली मिलती कहाँ है? तो ये नदी यमुना नदी में बांदा में मिलती है दोस्तों। कहाँ पे मिलती है? बांदा में मिलती है। एग्जैक्ट लोकेशन है आपका चिल्ला। आप जो बांदा क्षेत्र के निवासी होंगे वो बच्चे जानते होंगे, वहाँ एक चिल्ला जगह पड़ती है और चिल्ला के पास केन नदी आपका यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इनकी चर्चा मैंने यहाँ पर कर ली। एक बार मैं इनको पुनः मैप में प्रदर्शित किए दे रहा हूँ, आप उसको सही से देख लीजिएगा। दोस्तों मैपिंग में सारी चीज़ें बताएंगे आपको, एक एक चीज़ आपको मैप में पढ़ना होगा। कोई भी चीज़ आपको थ्योरिकल नहीं बताई जाएगी, सारी की सारी चीज़ मैप में, और बड़े आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा मैप बना दूं, इन सारी नदियों को एक बार मैप में शो कर दूं, इसके बाद झीलें स्टार्ट करते हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश का मैप बन जाओ। थोड़ा सा तगड़ा बन गया। उत्तर प्रदेश का मैप ये भैया बनाना ज़रूरी है आपको। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप है आपका। ये बाउंड्री बना दो इधर, ये उत्तराखंड और ये नेपाल। ठीक है ना, ये आपका बिहार, ये आपका JH फॉर झारखंड, ये आपका CHH फॉर छत्तीसगढ़, और ये आपका MP, और ये आपका राजस्थान थोड़ा सा यहाँ पर पड़ जाएगा, और उसके बाद हरियाणा। चलो हम उसकी बात नहीं करते, हम इसको अभी थोड़ा सा रफ किए दे रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि ऐसे आपकी क्या पड़ती हैं, ये कैमूर की हिल्स पड़ती हैं, ठीक, जो रोहतासगढ़ तक जाती हैं। ओके, ये आपका विंध्य पर्वत है। ठीक है ना, ये आपका लोकेशन है जबलपुर, कटंगी, ये है आपका कैमूर। ठीक, ये विंध्य पर्वत हो गया। ठीक है ना, यहीं पर आपका पड़ता है बेसिकली ऐसे अरावली। ये दिल्ली है यहाँ पर कि नहीं है? तो ये यहाँ पर बस देखो अरावली ऐसे है, इस टाइप से। ये है भैया अरावली। अरावली में देखो ये जो पहाड़ियाँ हैं आपका रायसीना हिल्स, ये जो आपकी हैं बैराट हिल्स।
उसके बाद ये जो हैं खमनौर हिल्स, ठीक है ना। अब भैया ये आपका महू ज़िला यहाँ पर पड़ता है, भोपाल ऐसे देख लो, इस तरीके से आपको मैप को समझना है, ठीक। तो मैंने बताया यहाँ से निकली गंगा मैया और इस तरीके से आपका बाहर चली गई। यहाँ से निकली यमुना नदी और यमुना नदी दिल्ली, मैंने बताया कि यमुना नदी जब निकलती है यमुना, तो सबसे पहले ये उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पड़ता है थोड़ा सा ऐसे आप आओगे तो ये नदी ऐसे बहती हुई प्रयागराज के पास मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस पर सबसे पहली नदी आगरा के पास जो मिलती है वो यहाँ से निकल कर आती है बाणगंगा। दूसरी नदी यहाँ पर मिलके इटावा के पास मिलती है, यहाँ से निकल के आती है ऐसे आपका चंबल। उसके बाद तीसरी नदी मैंने कहा ये हमीरपुर यहीं पर पड़ता है और यहाँ से निकल के आती है आपका झांसी से होते हुए बेतवा नदी और यहाँ पर पड़ता है जबलपुर, यहीं से निकल कर कैमूर श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है, यहीं से निकल कर आपकी आती है केन नदी और ये केन नदी है, ये आपकी मिल गई। तो ये भैया आगरा, इटावा, ये जो पड़ता है आपका हमीरपुर और ये हो गया आपका बांदा। तो ये उत्तर प्रदेश की यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर दी। और अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, और सारी झीलें कोड में बताई जाएंगी, सारी झीलें आपको याद हो जाएंगी। चलो तो हमारे साथ बने रहिए, भजन करिए और सीखिए कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, कैसे चीज़ों को आसानी से याद किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। हालांकि थोड़ा सा साफ़ करने का सिस्टम सही से नहीं है मेरे पास अभी, तो इसको साफ़ नहीं हो पाता। हाँ, अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की झीलें। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो झीलों को मैं सारी याद करा दूंगा, आप परेशान ना होइए, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे कैसे याद करना है। सबसे एक महत्वपूर्ण मैं झील का नाम ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश के दोस्तों, जिसका नाम है फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील। क्वेश्चन पूछता है फुलहर झील कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही लोकेशन वाइज क्वेश्चन इससे जनरेट हुआ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील कहाँ है? तो दोस्तों पीलीभीत में है। ये कहाँ है? पीलीभीत में है दोस्तों। इसी फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है। अर्थात कोई पूछे गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। एक बात इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो भैया फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। यहाँ से इसके विशेष पॉइंट क्या है कि इस नदी से गोमती नदी का इस झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। अब ये कैसे याद रखें कि भैया फुलहर झील पीलीभीत में है? तो ज़्यादातर जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो दिमाग में ऐसा बैठा लो अपने मन में, या 2-4 बार मन के अंदर ऐसा बोल लो कि पीला फूल पीला फूल, ठीक है ना। ज़्यादातर जो फूल होते हैं किसी भी पौधे के, वो वैसे होते तो कई रंग के हैं, लेकिन मोस्टली जो फूल देखने को मिलता है वो पीले कलर का मिलता है, ठीक है ना। तो पीला फूल दिमाग में बैठाल के रख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। तो ये चीज़ याद हो गई। पीला फूल, जैसे ही पीलीभीत आए, जैसे ही सपोज करो फुलहर झील आए, कहाँ है? तो दिमाग में खट से आपके आना चाहिए पीला रंग का क्या होता है? फूल होता है। तो फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। एक झील इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत। क्या है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत झील। दोस्तों ये गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण झील है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कृत्रिम झील है, ये प्राकृतिक झील नहीं है। ये कैसी है? कृत्रिम झील है। और ये है कहाँ? सोनभद्र में।
कहाँ पर है? सोनभद्र में। जैसे कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का जब नक्शा बनाता हूँ तो आपको इस तरीके से दिखाता हूँ कि ये चीज़ भैया क्या है, ये चीज़ सोनभद्र है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको देखो, गौर से इस चित्र को देखो, मैप को, तो भैया ये सोनभद्र है, ठीक है ना। और इस सोनभद्र में इधर से आती है अमरकंटक, विंध्य पर्वत की श्रेणी अमरकंटक से निकल कर आती है एक नदी जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। कहाँ से निकल के आती है? अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। और छत्तीसगढ़ के पठार से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है दोस्तों रिहंद नदी, रिहंद नदी, ठीक है ना। और ये रिहंद नदी सोन नदी पे जहाँ पर मिलती है दोस्तों, वहीं पर बना है गोविंद बल्लभ पंत झील। क्या बना है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत झील। ये जरा देखो कैसे है, तो जहाँ पर ये नदी आपस में मिलती हैं वो जगह का नाम है दोस्तों पिंपरी। क्या नाम है? पिंपरी। और इस जगह पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद डैम। क्या नाम है? रिहंद डैम। और जब भैया कोई डैम बनाया जाता है तो नदी के पानी को ऐसे करके रोक लिया जाता है। सपोज करो ठीक है ना, नदी के पानी को ऐसे करके क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है। ये पानी भरा है, ठीक है, ये नदी के पानी को रोक लिया गया। ये है एक डैम, और डैम के पीछे ये एक झील नुमा आकृति बनती है जिसको बोल देते हैं झील। तो हर डैम के पीछे दोस्तों कोई ना कोई झील बना करती है, ठीक है ना। हर एक डैम के पीछे कोई ना कोई झील बनती है। तो कुछ उसी प्रकार की झील है आपके गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है? सोनभद्र में है। इसके बाद आगे बात करते हैं एक अगली झील की महत्वपूर्ण। तो ये तो ऑटोमेटिक याद कर लोगे भैया, इतना ज़्यादा मैपिंग इसमें हो गई कि गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ है? सोनभद्र में है। मैप के अंतर्गत मैंने बता दिया। इसके बाद एक झील है दोस्तों सेखा। क्या दोस्तों है? सेखा ताल, सेखा ताल। सेखा ताल कहाँ है? तो दोस्तों सेखा ताल है अलीगढ़ में। कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जब मैं मैप बनाता हूँ ऐसे करके इस तरीके से, ये आपको झांसी लोकेट करता हूँ, ठीक है ना। तो आगरा, इटावा पड़ता है, इटावा के ऊपर आगरा, आगरा के ऊपर अलीगढ़ पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कोड कर लेना लोकेशन वाइज कि सेखा ताल कहाँ है? अलीगढ़ में है, ठीक है ना। और वैसे भी अली शब्द, क्या? अली शब्द, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली, इस तरीके से आप गाना सुनते होंगे। तो अली शब्द ज़्यादातर देखा जाए तो सूफ़ी संत लोग यूज करते हैं। कौन से? सूफ़ी संत, अर्थात मुस्लिम समुदाय के लोग, ठीक है ना, ये लोग। और शेख कौन होते हैं? वही लोग होते हैं। तो इस तरीके से अली का कोड कर लेना शेख से, अर्थात सेखा ताल कहाँ है? अलीगढ़ में है। इतनी बात में कोई समस्या? मुझे लगता है समस्या नहीं होगी। इसके बाद एक अगली झील का नाम मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बखीरा ताल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील, बखीरा ताल। बखीरा ताल झील कहाँ है? तो दोस्तों संत कबीर नगर। कहाँ पे है? संत कबीर नगर, ठीक है ना। बखीरा ताल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ है? संत कबीर नगर। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? बखीरा शब्द को उठाओ, बखीरा शब्द से बोल दो कि बखिया उधिल जाना। एक मुहावरा है, बखिया उधिल जाना। बखिया उधिल जाना मतलब पूरी तरीके से कंगाल हो जाना, कुछ ना रह जाना, मतलब इस तरीके से आप समझो इसको, ठीक है ना। तो बखिया हिल गई आपकी। अब संत आदमी जो होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं? हर चीज़ से एक तरीके से कंगाल, एक तरीके से आप याद रख लो कि वो कंगाल टाइप का होते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे कंगाल, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। वो जीवन के सभी प्रकार के सुखों का त्याग करके अपने जीवन को कंगाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से संत की बखिया उधिल गई, इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात कंगाल हो गया। तो संत बखीरा ताल कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ये जो भी कोड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये केवल आपको याद करने के लिए हैं, इनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो आप केवल इनको याद करने तक ही सीमित रखना,
बाकी इसमें ज़्यादा चर्चा और परिचर्चा ना करना। तो 5वीं नंबर की जो झील मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अलवारा झील। कौन सी है? अलवारा झील। कौन सी दोस्तों? अलवारा झील। और अलवारा झील कहाँ है दोस्तों? कौसाम्बी में। अलवारा झील दोस्तों कहाँ है? कौसाम्बी में है। और कौसाम्बी की प्रयागराज से सीमा लगती है, प्रयागराज से पहले पड़ता है कौसाम्बी जब भी आप जाएंगे। तो इस तरीके से अलवारा झील कहाँ पे है? कौसाम्बी में है। और इसको याद करने का तरीका क्या है? इस अलवारा से लव शब्द को बाहर कर लो, लव। और कौसाम्बी से कौस को याद, कौस को मतलब अलग कर लो, कौस को फील करो, ये कुश लिखा है, ठीक है ना। तो लव कुश, लव कुश शब्द को याद रखोगे तो अलवारा झील कौसाम्बी में है। याद करने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या उठानी पड़ेगी। तो अलवारा झील कहाँ है? कौसाम्बी में है। अलवारा से लव शब्द को अलग कर लेना और ऑटोमेटिक लव का भाई कुश निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अलवारा झील कहाँ है दोस्तों? कौसाम्बी में है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण झील का नाम बता रहा हूँ, कुंद्रा समुद्र। कुंद्रा समुद्र दोस्तों ये समुद्र है, कुंद्रा समुद्र, समुद्र नहीं है, ये झील है, ठीक है ना। नाम बहुत तगड़ा है बहुत नज़दीक यहाँ से। कानपुर में ये कानपुर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो उन्नाव पड़ता है, और ये दोस्तों पड़ती है उन्नाव में, ठीक है ना। तो कुंद्रा समुद्र कहाँ है? उन्नाव में है। कोई पूछे कुंद्रा समुद्र कहाँ है, तो उन्नाव में है, ठीक है ना। ये बहुत नज़दीक की बात है, इसको याद कर सकते हो। डिफरेंट टाइप का, थोड़ा यूनिक टाइप का नाम लिखा है। तो कुंद्रा समुद्र के बाद एक और झील का मैं नाम ले रहा हूँ, जिरगी जलाशय। कौन सा जलाशय? जिरगी जलाशय। दोस्तों जिरगी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है, ठीक है ना। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? वैसे मिर्ज़ापुर की लोकेशन तो आपको क्लियर होगी ना, मिर्ज़ापुर कहाँ है? सोनभद्र से थोड़ा सा ऊपर है मिर्ज़ापुर, ठीक है ना, चंदौली के बगल में, ठीक है। तो जिरगी जलाशय कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। इसको कैसे याद रख लोगे? एक बीमारी होती है लोगों में, मिर्गी। कौन सी बीमारी होती है? मिर्गी। और 2-3-4 बार अपने मन के अंदर ही बोलना, मिर्गी जिरगी मिर्गी जिरगी मिर्गी जिरगी, ऑटोमेटिक जिरगी याद हो जाएगा, मिर्गी। जब भी आप जिरगी बोलोगे ऑटोमेटिक आंसर आपका निकल के आएगा मिर्गी। तो जिरगी जलाशय कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर फॉर मिर्गी। जिरगी जलाशय कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी तरीके से आप जिरगी जलाशय की लोकेशन याद कर सकते हो कि ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। इसके बाद दोस्तों एक मदन सागर है। 8वीं नंबर झील की नाम मैं लूँ, मदन सागर। तो मदन सागर दोस्तों महोबा में है। और इसको याद करने के लिए एक शब्द याद रख लेना, मदन मोहन। क्या शब्द याद रख लेना? मदन मोहन। मदन मोहन कृष्ण जी को बोला जाता है, तो मदन मोहन से याद रख लेना। मदन सागर कहाँ है? मोहन मतलब महोबा में। मदन सागर झील कहाँ है? मोहन मतलब महोबा में। तो इस तरीके से आपको मदन सागर झील की लोकेशन बड़े आसानी से याद हो जाएगी। एक झील का नाम है 8 के बाद 9, बरुआ सागर। बरुआ सागर। आज अगर वीडियो को आपने गौर से देख लिया तो मुझे लगता है याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, एक ही बार में सारी झीलों का सिस्टम तय हो जाएगा। तो बरुआ सागर दोस्तों झांसी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बरुआ सागर झील आपकी पड़ती है झांसी में, ठीक है ना। और झांसी, अब इसको कैसे याद कर लो? बरुआ से बरुआ, बरुआ, बरुआ शब्द से बारू याद होता है, बारू। और गांव क्षेत्रों में चले जाओ, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, तो बारू बालू को बोलते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर बालू होती है दोस्तों, एक आप नॉर्मल फिनोमेना याद रखो, रेगिस्तानी इलाकों में मोरंग या बालू जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। और बालू जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पौधे नहीं उगते, वहाँ उगते क्या हैं? झाड़ियाँ। क्या उगते हैं दोस्तों? झाड़ियाँ। जहाँ पर बालू रीजन होता है वहाँ पर पौधे ना उग करके उगते क्या हैं? झाड़ियाँ। तो बरुआ सागर से झाड़ियाँ, झाड़ियों को कोड कर लेना झांसी, झाड़ियों को कोड कर लेना झांसी। तो बरुआ सागर, बालू, बालू में कौन उगती हैं? झाड़ियाँ, ठीक है ना। तो बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में है। बरुआ सागर डैम और झील कहाँ है? झांसी में है। इसके बाद एक है बिझवान झील। क्या है दोस्तों? बिझवान झील। भिजवान झील। भिजवान झील दोस्तों कहाँ है आपकी? तो ये हरदोई में है। कहाँ है? हरदोई। बिझवान झील कहाँ है? हरदोई में है, ठीक है ना।
हरदोई में कौन सी झील है? बिझवान झील है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि बिझवान झील का दोस्तों सई नदी का उद्गम कहलाता है। ये कौन सी नदी का उद्गम? सई नदी का उद्गम है। ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सई नदी का उद्गम है। दोस्तों ये सई नदी किसकी है? सहायक नदी है, तो ये गोमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। बिझवान झील से निकलती है सई नदी है, गोमती की सहायक नदी है। गोमती किसकी सहायक नदी है? गोमती किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। गोमती गंगा में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। गोमती गंगा में गाजीपुर में मिलती है। इस तरीके से इसको आप बड़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे कि बिझवान झील हरदोई, ये कैसे याद होगा? तो बिझवान से जवान शब्द को अलग कर लो, जवान शब्द, और हरदोई जवान हरदम। जवान हरदम क्या रहता है? स्ट्रांग रहता है। जवान हरदम क्या रहता है? स्ट्रांग रहता है। इस तरीके से आपको याद कर सकते हो, जवान हरदम। इस तरीके से उसके पास हमेशा दम रहती है, जवान आदमी के पास। तो बिझवान झील कहाँ है? हरदोई। इसके अलावा एक अन्य झील का नाम मैं लिखा दूं आपको, ठिठोरा झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील, ठिठोरा। ठिठोरा ठिठोरा झील दोस्तों फतेहपुर में है। बस अपने मन से याद कर लो कि फतेहपुर के लोग ठिठुर जाते हैं, ठीक है ना, जड़ा जाते हैं, उनको ठंडी बहुत लगती है, कपड़े बहुत पहनते हैं। तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठिठोरा झील कहाँ है? फतेहपुर में है। ठिठोरा मतलब ठिठुरते हैं, कहाँ के लोग? फतेहपुर के लोग। अपने मन से बस याद कर लो, याद करने के लिए है मात्र, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है ना। इसमें राजनीति मत करना कोई। तो ठिठोरा झील कहाँ है? फतेहपुर में है। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो झीलें हैं वो अगले वीडियो में उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण झीलें बची उनकी चर्चा हम बाद में वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।